अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूड फ्रेशर। आप सुन रहे हैं खाली घर उर्दू नावल। ये एक जिन की कहानी है जो एक लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया था और उस पर अपना तसल्लुत जमाए बैठा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और तमाम आने वाली एपिसोड्स की नोटिफिकेशन के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। तो चलिए सुनते हैं आगे। अकबर की समझ में कुछ न आया कि ये क्या माजरा था। अकबर नए ज़माने का लड़का था। उसे इन कलंदरों मलंगों जैसे बाबा फ़कीरों की दुनिया का कुछ इल्म न था। उसे मालूम न था कि ये लोग दुनिया से बेखबर होते हुए भी कितने बाखबर होते हैं। इन लोगों के सामने कोई दीवार नहीं होती। ये जहाँ तक चाहे देख सकते हैं, जहाँ तक चाहें जा सकते हैं। अकबर को इन कलंदर किस्म के फ़कीरों से कोई दिलचस्पी न थी। वो उन्हें इधर उधर सड़कों के फुटपाथों पर लेटे बैठे देखता और उनके करीब से गुजर जाता। आज भी उसका जहन इस वाक़े को कबूल नहीं कर रहा था। वो मामूल के मुताबिक यहाँ से सरसरी तौर पर गुजर जाना चाहता था। वो इस सारे वाक़या को किसी मजजूब की बढ़ से ज़्यादा अहमियत न देना चाहता था। हाँ, एक बात ज़रूर उसके दिमाग में हथौड़े बरसा रही थी कि अगर ये सब महज इत्तेफाक था तो उस मलंग ने साहिल समंदर से मज़ार तक ताक़ीब क्यों किया था। बेशक वो इस बात को अहमियत दे या ना दे, ये उसका अपना मसला था। ये वाक़या इत्तेफाकी ज़रूर था लेकिन गैर अहम हरगिज़ न था। वो मज़ार से टैक्सी में बैठकर अपने घर पहुंच गया। शाम अपने पर समेट रही थी, रात अपने सर खोल रही थी। मगरिब के वक्त वैसे भी हर सू सन्नाटा छा जाता है, हर तरफ एक उदासी सी छा जाती है। शायद ये सूरज डूबने का रद्द अमल होता है, जबकि सुबह सूरज निकलता है तो एक खुशी का एहसास जागता है। इस वक्त घर में भी सन्नाटा तारी था। दरवाज़ा राशिदा ने खोला था और वो खामोशी से बगैर कुछ कहे उसके साथ अंदर आ गई थी। घर का सामान बड़ी हद तक सेट हो चुका था, बस छोटी मोटी रद्दोबदल जारी थी। साबरा उसमें लगी हुई थी और बाबर उसकी मदद कर रहा था। अकबर टीवी लाउंज में पड़े एक सोफे पर बैठ गया। वो बहुत थका थका सा था। अकबर भाई, चाय लाऊं आपके लिए? राशिदा ने पूछा। अकबर मुंह से कुछ न बोला, सिर्फ सर अस्बात में हिला दिया। क्या हुआ बेटे? साबरा उसके नज़दीक आकर बैठते हुए बोली। किस चीज़ का अम्मी? अकबर ने पूछा। तुम मामू की तरफ गए थे, वो किताब मिली कि नहीं? पहले तो ये बताओ कि अलमारी का ताला भी खुला था या नहीं? अम्मी, अलमारी का ताला तो खुलवा दिया था लेकिन वो किताब नहीं मिली, अकबर ने बताया। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। साबरा ने अपने हाथ मसले। हाँ, मामू खुद बहुत परेशान थे। उन्हें तवक्को थी कि वो किताब अलमारी से ज़रूर मिल जाएगी, अकबर ने कहा। फिर अब वो क्या कह रहे थे? साबरा ने पूछा। उन्होंने हस्बे मामूल मुझे सब्र करने को कहा है। अकबर ने फीकी सी मुस्कुराहट से माँ को देखा। सब्र तो किए बैठे हैं हम, साबरा ने ज़रा खफगी से कहा। वो कह रहे थे कि अच्छे आमिल को ढूंढ रहे हैं, अकबर ने मुजीद बताया। कब तक मिलेगा वो आमिल? साबरा ने सवाल किया। अल्लाह बेहतर जानता है, अकबर ने ठंडी सांस भरी। बाबर भी कोशिश कर रहे हैं, शायद कोई निजात हिंद मिल ही जाए, साबरा ने बताया। निजात हिंद का सुनकर अकबर को फ़ौरन क्लिफ्टन वाले मलंग का ख्याल आ गया। अम्मी, आज मैं क्लिफ्टन गया था, वहाँ मुझे एक फ़कीर मिला। मैं दीवार पर बैठा रेत में धंसे हुए जहाज को देख रहा था कि पीछे से किसी ने पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो एक फ़कीर को पाया। मैंने जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने सख्ती से कहा, नहीं चाहिए हमें तेरा नोट। मैं समझा शायद ये पैसे कम हैं, इसलिए वो लेने से इनकार कर रहा है।
मैंने फिर रुपए देने की कोशिश की तो उसने फिर उसी गुस्से में कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चा, जा मज़ार पर जा। ये कहकर वो फ़कीर चला गया। मैंने इस फ़कीर को कोई अहमियत न दी, आराम से बैठा रहा। फिर जाने क्यों दिल बार बार मज़ार की तरफ जाने के लिए उकसाने लगा। आखिर मैं इस कदर बेचैन हुआ कि मज़ार की तरफ चल दिया। अकबर भाई चाय, राशिदा ने अकबर की तरफ चाय की प्याली बढ़ाते हुए कहा। राशिदा, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? साबरा ने पूछा। वो ड्राइंग रूम में हैं, तस्वीर लगा रहे हैं, जरा उन्हें भेजो, साबरा ने कहा। अकबर समझ गया कि साबरा बाबर को क्यों बुला रही हैं। वो बाबर को भी ये दास्तान सुनवाना चाहती थी। अकबर ने चाय का एक घूंट लिया और बाबर के आने का इंतज़ार करने लगा। हाँ भाई, क्या हुआ? बाबर ने आते ही पूछा। इधर आए, साबरा ने सोफे की तरफ इशारा किया। अकबर आज क्लिफ्टन गया था, वहाँ उसे एक फ़कीर मिला। अकबर जरा फिर से सुना। अकबर ने दोबारा जहाँ तक साबरा को सुनाया था सुना दिया। ये बात कि वो दीवार पर बैठा रो रहा था और उस मलंग ने अकब से आकर कहा था कि रोता क्यों है बच्चा, साबरा से छुपा ली थी। ये बात उसने बाबर को भी न बताई। ये बात भला वो कैसे बताता? ये बात बताने वाली कहाँ थी भला? मज़ार तक जाने, वहाँ दुआ मांगने, वापस होने, मलंग के मिलने और इमली वाले बाबा के पता बताने तक अकबर ने सारे वाक़या को तफसील से बताया। सारी बात सुनकर बाबर ने कहा, बड़ी हैरत में डालने वाली बात है अब्बू। हैरत में डालने वाली बात तो इस वक्त होती जब वो फ़कीर मेरे कुछ बताए बगैर जिनका जिक्र करता और इमली वाले बाबा का पता बताता। अकबर इस वाक़या को अहमियत देने को तैयार ही न था। बेटा, क्या हर्ज है अगर तुम मलेर चले जाओ? साबरा ने उसे तरगीब दी और अपने शौहर से तायीद चाही। क्यों जी? हाँ, जाने में तो कोई हर्ज नहीं। मेरा ख्याल है कि वो इस इलाके का मशहूर आदमी होगा। पता ढूंढने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, बाबर ने कहा। ठीक है अब्बू, मैं किसी दिन जाकर इमली वाले बाबा से मिल आऊँगा, अकबर ने कहा। अपने साथ किसी दोस्त को ले जाना, तुमने तो वो इलाका देखा भी ना होगा, या कहो तो मैं साथ चलूँ? नहीं अब्बू, आप जहमत ना करें, मैं अपने साथ किसी दोस्त को ले लूँगा। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं कर लूँगा आसानी से, अकबर ने अपने बाप को यकीन दिलाया। फिर अकबर ने कुछ देर घर में आराम किया। उसके बाद वो घर से निकल गया। उसने अपने एक दोस्त को बुलाया। उसने अपने एक दोस्त तारीख के घर का रुख किया। अकबर के घर से निकलने के बाद फुरकान मामू आ गए। एक तो उन्होंने नया घर देखना था, दूसरे उन्हें अकबर की फ़िक्र थी। वो जिस मूड में उनके घर से निकला था वो उनके लिए बाअसे तशवीश था। घर में दाखिल होकर पहले उन्होंने घर का एक चक्कर लगाया, नए मकान की तारीफ़ की और फिर अकबर के बारे में पूछा। अकबर कहाँ है? वो मामू आपके आने से कुछ देर पहले निकला है, अपने किसी दोस्त की तरफ गया है। भाई, इस वक्त मैं ख़ास तौर से उसके लिए आया था, मामू फुरकान ने कहा। क्यों मामू, खैरियत तो है? इस मर्तबा बाबर ने पूछा। भाई, वो मेरे घर से नाराज़ होकर निकला था, मैंने सोचा जाकर उससे मुआज़रत कर लूँ। मामू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसको एक हाथ लगाया होता, वो ठीक हो जाता। भाई, इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं। अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मेरा भी यही रद्द अमल होता। अब आदमी कब तक सब्र करे? आखिर सब्र की भी कोई हद होना चाहिए। अकबर बेचारे ने तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सब्र कर लिया है, मामू फुरकान ने दुखी लहजे में कहा। बाबर, मामू को आज का वाक़या बताओ। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? शायद सब्र का फल मिलने वाला हो। अच्छा, वो कैसे? मामू फुरकान ने सवाल किया। आपके घर से निकलकर वो इधर आने की बजाय सीधा क्लिफ्टन चला गया था। वहाँ उसे एक फ़कीर मिला।
उसने उसे मज़ार पर जाने की हिदायत दी। वो न चाहते हुए भी मज़ार की तरफ चला गया। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई नादेदा ताकत उसे मज़ार की तरफ धकेल रही है। मज़ार से फातिहा और दुआ मांगकर जब वो नीचे आया तो उसे वो फ़कीर दोबारा मिल गया। उसने उसे अपने नज़दीक बिठाया और मलेर में किसी इमली वाले बाबा का बताया कि वो उससे जाकर मिले। उसके ज़रिए मुमकिन है उस जिन से निजात मिल जाए। बाबर ने इस मुलाकात की रवादात बयान की। फिर मामू फुरकान से पूछा, मामू, आपने किसी इमली वाले बाबा का नाम सुना है? नहीं, मेरे इल्म में तो कोई नहीं है, लेकिन मैं मालूम कर लूँगा। मलेर के कई लोगों से वाकिफ़ियत है मेरी, मैं उनसे पूछ कर बताता हूँ। मामू, आपका क्या ख्याल है कि अकबर को उस बाबा से जाकर मिलना चाहिए? हाँ, ज़रूर मिलना चाहिए। क्या क्या अजब निजात का रास्ता नज़र आ जाए। अभी ये बातें हो रही थी कि घर की बेल बजी। राशिदा दरवाजे पर गई। बाबर का ख्याल था कि अकबर आया होगा, लेकिन दरवाजे पर अकबर न था। राशिदा ने आकर बताया, अब्बू, चौकीदार गुल खान आया है। अच्छा, वो कैसे आ गया? बाबर को हैरत हुई। बाबर के साथ मामू फुरकान भी गेट पर पहुंचे। गुल खान ने बड़े एहतराम से सलाम किया और फिर झिझकते हुए बोला, साहब जी, आपने कहा था कि खाली मकान का ख्याल रखूं, लेकिन साहब जी वो खाली किधर से है? उधर तो कोई रहता है। गुल खान, ये तुम क्या कह रहे हो? इधर कोई नहीं रहता, उधर हम रहते थे, बाबर ने बताया। नहीं साहब जी, उधर जरूर कोई रहता है। रात को घर की सारी बत्तियां जल जाती हैं। सुबह सुबह अंदर से फर्श धुलने की आवाज़ आती है। पानी बाहर बह कर आता है। दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है। हमने किसी को अंदर जाते बाहर आते नहीं देखा। साहब जी, उधर कौन लोग रहता है? गुल खान, वहाँ कोई नहीं, ये तुम्हारा वहम है। बिजली का रात को जलना, सुबह को बुझना, ये हमारा वहम नहीं है, हकीकत है। आप हमारे साथ चल कर देखो, इस वक्त भी घर की सारी बत्तियां जलती है। गुल खान ने जो देखा था वो सही था। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। बाबर की समझ में न आया कि वो गुल खान को कैसे समझाए, उस जिन का तस्करा करे या ना करे। तब मामू फुरकान ने बाबर को इशारा किया कि वो थोड़ा बहुत इस मकान के बारे में बता दे। मामू फुरकान की हिदायत पर बाबर ने गुल खान को बता दिया कि इस मकान पर साया वगैरह है, इसीलिए हम लोगों ने इसको खाली कर दिया है। तुम इस घर से दूर ही रहना, उसके अंदर झांकने या अंदर जाने की कोशिश बिल्कुल ना करना। इस हिदायत को सुनकर गुल खान खामोशी से वापस चला गया, लेकिन उसके चेहरे से मालूम होता था कि जैसे उसे बाबर की बात पर यकीन न आया हो। उसे बाबर की बात पर वाकई यकीन नहीं आया था। भला ये भी कोई बात हुई कि इस घर में कोई साया है जो घर की बत्तियां जलाता बुझाता है, घर की सफाई और धुलाई करता है? ऐसा कैसे हो सकता है? गुल खान कोई 40 के उम्र का था। वो 14-15 साल की उम्र में कराची आया था, फिर यहीं का होकर रह गया था। इतनी उम्र उसने मुख्तलिफ इलाकों और बंगलों की चौकीदारी करते हुए गुजारी थी। उसने आज तक कराची के किसी बंगले या इलाके के बारे में ये न सुना था कि यहाँ जिन भूत रहते हैं। आज उसे पहली बार किसी ने बताया था कि इस बंगले में जिन का साया है, इस बंगले में जिन का साया है, और साथ ही ये ताकीद भी की थी कि वो उस घर से दूर रहे। ये जिन वाली बात उसके गले से हरगिज नहीं उतर रही थी। वो एक मजबूत जिस्म और मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक था। जिद का पूरा और धुन का पक्का था। उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि वो इस मकान से हरगिज दूर नहीं रहेगा, बल्कि आसपास रहकर उसका मुशाहिदा करेगा, और अगर मुमकिन हुआ तो वो इस घर की दहलीज फलांग कर अंदर जाएगा। वहाँ जाकर देखेगा कि जिन घर के किस कोने में बैठा है।
उसे ये बात मालूम थी कि अंदर से पूरा घर खुला हुआ है, सिर्फ मेन गेट पर ताला पड़ा है। गुलखान की सीधी खोपड़ी में जो उल्टी बात समा गई थी, अब उसे निकालने वाला कोई न था। उसके हाथ में एक मजबूत लाठी थी जिससे वो गली के कुत्तों को धमकाया करता था या फिर बिजली के खंभों को बचाया करता था। उसका ख्याल था कि इस तरह चोर भी डरे रहते थे और मकीन भी होशियार हो जाते थे। लेकिन ये महज उसका ख्याल था कि उसके खंभों को बजाने के बावजूद चोर अपना काम कर जाते और मकीन सोते रह जाते थे। लाठी के अलावा उसकी वास्केट के जेब में एक लंबा सा चाकू भी रहता था। वो चाकू उसके पास बहुत अरसे से था। ये चाकू भी किसी चोर पर इस्तेमाल नहीं हुआ था आज तक, अलबत्ता दिन में फल और सब्जी काटने के काम ज़रूर आता था। गुल खान ने अभी तक शादी नहीं की थी। वो एक गरीब इलाके में एक नीम पुख्ता मकान में रिहाइश पजीर था। रात की चौकीदारी के बाद वो कोई 7-8 बजे तक अपने घर पहुंचता। फिर वो आराम के बाद शाम को अपने इलाके से निकल पड़ता। मगरिब के वक्त वो इस इलाके में आ जाता जहाँ की चौकीदारी उसके जिम्मे थी। उस इलाके में एक पान का खोखा था, मतलब दुकान था। कुल्लू पटवारी से उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। वो मगरिब की नमाज पढ़कर कुल्लू के पास आ बैठता था। थोड़ी सी गपशप के बाद वो एक होटल से रात का खाना खाता और दोबारा कुल्लू के पास आ बैठता। फिर वो उस वक्त तक वहाँ रहता जब तक कुल्लू अपनी दुकान बंद न कर जाता। उस दुकान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी गुल खान की थी। कुल्लू के दुकान बंद कर जाने के बाद वो मोटी जड़ी हुई डिबिया से निस्वार निकाल कर अपने मुंह में डालता था और लाठी पकड़कर इलाके का गश्त शुरू कर देता था। बाबर अली का नया घर कुल्लू पटवारी की दुकान से ज़्यादा दूर न था और कुल्लू पटवारी की दुकान खाली घर के नज़दीक ही थी। नमाज को जाते और होटल में खाना खाने के लिए उस खाली घर के सामने से गुजरना पड़ता था। यही वजह थी कि उस घर की रोशनियां गुल खान की नज़र में आ गई थी। बाबर अली से मिलकर वो सीधा कुल्लू के पास पहुंचा। उसने कुल्लू से सारा माजरा कह सुनाया। कुल्लू ये बात सुनकर बहुत हंसा और बोला, गुल खान, क्या फिजूल बात करते हो। आज के ज़माने में जिन भूत कहाँ, और वो भी कराची के घरों में। यहाँ के बच्चे ही इतने शरीर हैं कि शैतान भी पनाह मांगते हैं। भला जिन उनके दरमियान कहाँ रहेगा। लेकिन कुल्लू साहब बोलता है उधर जिन है, तुम उस घर से दूर रहो। गुल खान ने बहस की। अच्छा ये बात है, तो चलो रात को चलेंगे इधर। मैंने कभी जिन नहीं देखे हैं, मैं भी ज़रा देख लूँगा। फिर गुल खान और कुल्लू पटवारी रात गए तक इस मौजू पर बात करते रहे और हंसते रहे। कभी कोई राहगीर कंबल ओढ़े उधर से गुजरता तो कुल्लू नारा लगाता, गुल खान वो देख, जिन जा रहा है। आज खासी सर्दी थी। बादल अब भी छाए हुए थे। कोई 11:30 बजे के करीब कुल्लू ने अपनी दुकान बंद की और फिर वो दोनों खाली घर की तरफ चल दिए। कुल्लू तकरीबन उसका हमउम्र था, लेकिन जिसामत के एतबार से उसके हमपल्ला न था। वो दुबला पतला था, जबकि गुल खान अच्छे कद काठ का आदमी था। वो बातें करते बिल आखिर खाली घर के सामने पहुंच गए। घर की सारी बत्तियां रोशन थीं। गुल खान ने फाटक की झुरी में से अंदर झांक कर देखा। उस झुरी में से जहां तक नजर आ रहा था वहां कोई न था। हर सू सन्नाटा छाया हुआ था। अंदर तो कोई नहीं नजर आ रहा। गुल खान, गेट को लाठी से बजाओ, कुल्लू ने मशवरा दिया। गुल खान ने फौरन अपनी लाठी सीधी की और जोर जोर से गेट पर मारने लगा। इस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। गेट बजने की आवाज़ दूर तक गूंज गई। बस बस, कुल्लू ने गुल खान को रोका। ज़रा ठहरो, अब अंदर झांक कर देखते हैं। लेकिन इस गेट से कुछ नज़र न आएगा। दीवार की तरफ जाओ, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, तुम दीवार पर चढ़ जाओ। ठीक है।
गुल खान ने दीवार की तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर वो कुल्लू की मदद से दीवार पर चढ़ गया। उसने दीवार पर बैठकर दूर तक देखने की कोशिश की, लेकिन उसे अंदर कोई नजर नहीं आया। अंदर घर का दरवाजा और खिड़कियां बंद थीं, लेकिन पर्दों के पीछे से रोशनी छन छन आ रही थी। कुल्लू, उधर तो कोई भी नहीं, दरवाजा बंद है। गुलखान, शोर मचाओ, पूछो अंदर कोई कोई है। गुलखान ने कुल्लू पटवारी की हिदायत पर नारा लगाया। अरे, अंदर कोई है तो बाहर आओ। कोई निकला? कुल्लू पटवारी ने पूछा। नहीं कुल्लू, कोई भी कम बदबख्त नहीं निकला। गुलखान ने गुस्से का इजहार किया। अच्छा, फिर तुम अंदर कूद जाओ और अंदर से गेट की खिड़की खोल दो, फिर हम दोनों अंदर चलते हैं। अच्छा ठीक है। ये कहकर गुलखान दीवार के उस पार कूद गया। फिर उधर से कोई आवाज न आई। कुल्लू पटवारी फौरन गेट की तरफ भागा और जोर से चीखा, गुलखान, आता है। गुलखान की अंदर से आवाज आई। खैरियत तो है? कुल्लू पटवारी ने पूछा। हाँ, वो तो है। उधर हमारा कमीज कांटों में फंस गया था, उधर से गुलखान बोला। फिर कुल्लू पटवारी को गेट की खिड़की खोलने की आवाज आई। खिड़की खोलकर गुलखान ने सर बाहर को निकाला और कुल्लू पटवारी से मुखातिब होकर बोला, आ जाओ अंदर। कुल्लू पटवारी ने खासा झुककर खिड़की पार की। गुलखान ने कुल्लू पटवारी के अंदर आने के बाद खिड़की बंद करके चिटकिनी लगा दी। अब दोनों ने घर के दरवाजे की तरफ रुख किया। पुख्ता रास्ते पर जाने की बजाय वो दोनों लान में दाखिल हो गए। लान के दरमियान और उसके इतराफ में पौधे लगे हुए थे। लान से गुजरने के बाद वो घर के सदर दरवाजे पर पहुंचे। दोनों ने खामोशी से लान क्रॉस किया था। अब बंद दरवाजे के सामने पहुंचकर उनके दिलों में थोड़ी सी धक्कड़ पक्कड़ शुरू हुई। दरवाजा बजाने के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा। पहल कौन करेगा? फिर गुलखान ने हिम्मत की। उसने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ रखा तो दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। अंदर से गुलाब की फूलों जैसी खुशबू का एक तेज झोंका आया। ये खाली मकान में गुलाबों की खुशबू? कुल्लू पटवारी ने सवाल किया। अंदर गुलाब के पौधे रखे होंगे, गुलखान ने जवाब दिया। आओ अंदर चलो। दरवाजा खोलकर वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर रोशनी थी। राहदारी में कालीन बिछा हुआ था। वो दोनों कालीन पर चलते हुए अंदर पहुंचे। बाएं जानिब एक दरवाज़ा बंद था। उस पर हाथ रखा तो वो खुल गया। गुलखान ने अंदर झांका। ये ड्राइंग रूम था, खूबसूरती से सजा हुआ, कालीन और कीमती सोफ़ों से आरास्ता। फिर एक एक करके उन्होंने सारे कमरे झांक लिए। सारे कमरों में सामान था। ये मालूम ही ना होता था कि ये घर खाली हुआ है। यहाँ से सारा सामान ले जाया जा चुका है। पूरा घर सजा हुआ था, लेकिन घर में कोई नजर न आया। उस घर में एक दरवाजा ऐसा भी था जो अंदर से बंद था। इन लोगों ने हैंडल घुमाने के बावजूद वो दरवाजा नहीं खुला था। गुलखान ने चाबी के सुराख में से अंदर झांक कर देखा, लेकिन अंदर कुछ नजर न आया। अंदर शायद अंधेरा था। फिर इन लोगों ने उस बंद दरवाजे को छोड़कर किचन का रुख किया। वहां चूल्हे पर एक देगची रखी हुई थी। उसमें सालन था। मुर्गी पकी हुई थी। एक रुमाल में चंद रोटियां थीं। कुछ झूठे बर्तन सिंक में पड़े थे। एक कप रखा था जिसमें थोड़ी सी चाय थी। गरज बावर्ची खाना ये बता रहा था कि इस घर में कोई मौजूद है, लेकिन घर में कोई दिखाई न दिया था। कुल्लू और गुलखान के लिए ये सारी चीज़ें हैरत का बास थीं। वो एक दूसरे से नज़रों ही नज़रों में सवाल जवाब कर रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब ये घर खाली कर दिया गया था तो उसमें सामान कहाँ से आया
और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि बावर्ची खाने में खाने पीने की अशिया कैसे मौजूद थी। किचन में रखा हुआ फ्रिज भी खाने पीने के लवाजमात से भरा हुआ था। फ्रिज में रखे हुए लाल लाल सेब देखकर कुल्लू पटवारी का जी मचल उठा। उसने एक सेब निकाल लिया और उसमें मुंह मारा। सेब काटते ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने मिट्टी खा ली हो। उसने फौरन थूक दिया और उस खाए हुए सेब को वापस फ्रिज में रख दिया। क्यों, क्या हुआ? गुल खान ने पूछा। सेब है या मिट्टी का डला? कुल्लू थूकता हुआ बोला। क्या कहते हो? गुल को यकीन न आया। चख कर देख लो, तुम्हें यकीन आ जाएगा, कुल्लू ने पेशकश की। गुल खान ने सेब चखा तो उसे भी यही एहसास हुआ जैसे मिट्टी खा रहा हो। उसने फौरन थूक दिया और बोला, बदबख्त, ये सेब कैसा है? गुल खान, मेरे ख्याल से यहाँ से निकल लो, कुल्लू पटवारी ने घबराए हुए लहजे में कहा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? गुल खान ने पूछा। नहीं, डर कैसा, कुल्लू पटवारी ने हंसते हुए कहा। फिर वो दोनों किचन से निकल आए, टीवी लाउंज में पहुंचे। ट्रॉली पर एक नया चमकता हुआ टेलीविज़न रखा था और ट्रॉली के एक खाने में वीसीआर भी मौजूद था। कुल्लू पटवारी आगे बढ़कर दोनों चीज़ों को देखने लगा। फिर इसी वक्त म्याऊं की आवाज़ आई। दोनों ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन कोई दिखाई न दिया। चंद लम्हों बाद फिर म्याऊं की आवाज़ आई। ये आवाज़ नज़दीक से आई थी। ये आवाज़ तो बिल्ली की है, लेकिन बिल्ली कहीं नजर नहीं आ रही, कुल्लू पटवारी ने कहा। गुल खान ने ट्रॉली के पीछे झांका, सोफे के नीचे देखा, लेकिन उन्हें कुछ नजर न आया। मियाऊं मियाऊं की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। ओए बदबख्त, तू किधर है? सामने आ, गुल खान ने जोर से कहा। गुल खान को अगर ये मालूम होता कि वो उसको बदबख्त कहकर अपनी बदबख्ती को आवाज़ दे रहा है तो वो कभी ऐसा ना करता। खामोशी से कुल्लू पटवारी को इस घर से लेकर निकल जाता और फिर कभी इधर का रुख ना करता। तब वो ट्रॉली के पीछे से नमूदार हुआ। उसने अपनी लाल अंगारा आंखों से उसे घूर कर देखा और बोला, म्याऊं। इस आवाज में बड़ी दहशत थी। काला बिल्ला? कुल्लू पटवारी की उस पर नजर पड़ी तो वो 2 कदम पीछे हट गया। ये यहाँ छुपा हुआ था? वो काला बिल्ला अब ट्रॉली से निकलकर सामने आ चुका था। उसने कालीन पर अपनी अगली दोनों टांगों पर झुककर अंगड़ाई ली और फिर उसने अपनी नजरें गुल खान पर जमा दी। गुल खान बड़े दिल गुर्दे का मालिक था। उसने डरना सीखा ही न था, लेकिन इस वक्त काले बिल्ले की आंखें देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतरने लगी। या इलाही, ये कैसा बिल्ला है? अब काले बिल्ले ने गुल खान को देखकर गुर्राना शुरू किया। उसकी गुर्राहट खौफ में मुब्तला कर देने वाली थी। फिर अचानक ही उसने गुल खान पर छलांग लगाई और उसके कंधे पर सवार हो गया। गुल खान को तवक्को न थी कि उसमें इतना वजन होगा। उसके अंदर गधे बराबर वजन था। गुल खान उसका वजन बर्दाश्त न कर सका। वो पीछे की तरफ गिरा। काले बिल्ले ने गुल खान के गिरते गिरते उसके दाएं कान की तरफ अपना मुंह बढ़ाया और उसका कान भुंबोड़ कर रख दिया। गुल खान तकलीफ की शिद्दत से चीखा, फिर उठकर भागा। गुल खान का ये हसर देखकर कुल्लू पटवारी की हालत पतली हो गई। वो भी गुल खान के साथ दरवाजे की तरफ भागा। कुल्लू को भागते देखकर काले बिल्ले ने उस पर भी छलांग लगाई और उसका भी वही हसर किया जो गुल खान का किया था। उसका कान भी भिंबोड़ कर उसके जिस्म से अलग कर दिया। कुल्लू पटवारी काले बिल्ले के वजन की वजह से मुंह के बल जमीन पर गिरा और फिर उठकर भागा। गुल खान आगे था
वो अपने कटे कान पर हाथ रखे बहुत तेजी से भाग रहा था। अब उसे यकीन आ गया था कि इस मकान के मालिक ने उससे सच कहा था कि इस घर में आसिब है, उससे दूर रहना। अब दोनों को पता चल गया था कि आसिब क्या होता है, जिन भूत का साया किसे कहते हैं। वो चाह रहे थे कि कोई सवारी मिल जाए तो वो किसी तरह अस्पताल पहुंच जाएं। एक गश्ती पुलिस वैन इधर से गुजर रही थी। पुलिस पार्टी ने दो बंदों को भागते देखा तो गाड़ी उनके सरों पर जाकर रोक दी और एक पुलिस वाले ने ललकारा, खबरदार जो भागने की कोशिश की। वो दोनों फौरन रुक गए। वो जानते थे कि अगर वो दोनों न रुके तो पुलिस उनका जिन से भी बुरा असर करेगी। ओए, तुम लोग वारदात करके भागे हो? पुलिस वाले ने लताड़ा। ना जी ना थानेदार जी, मैं कुल्लू पटवारी हूँ। नज़दीक ही मेरा पान का खोखा है। ये गुल खान है, इस इलाके का चौकीदार। हम शरीफ लोग हैं जी। ओए, आजकल शरीफ लोग ही वारदात करते हैं और ये तुम दोनों ने अपने कानों पर क्यों हाथ रखे हुए हैं? जरा अपने हाथ तो हटाओ, पुलिस वाले ने गुस्से से कहा। और जब दोनों ने अपने कान से हाथ हटाए तो वहां कान ही न थे और खून तेजी से निकल रहा था। ओए, ये क्या हुआ? तब इन दोनों ने घबरा घबरा कर पेश आने वाले वाकया की तफसील बयान की। इन दोनों के बयान के मुताबिक एक काले बिल्ले ने उन पर हमला करके उनके कान काटे थे और वो गेट की छोटी खिड़की से बाहर आए थे। लेकिन जब पुलिस वैन खाली घर के गेट पर पहुंची तो वो छोटी खिड़की अंदर से बंद हो चुकी थी। उसके अलावा मकान अब तारीक में डूब चुका था। कोई नहीं कह सकता था कि इस मकान में कोई रिहाइश पजीर है। गेट पर पड़ा ताला बदस्तूर बंद था। पुलिस पार्टी ने इन दोनों झूठों को अपनी वैन में डाला, अस्पताल से उनकी मरहम पट्टी करवाई और थाने के लॉकअप में बंद कर दिया। वो दोनों रात भर हवालात के एक कोने में पड़े करहाते रहे, अपनी किस्मत को कोसते रहे और सोचते रहे कि उन्होंने खामखा खाली घर पर शक करके खुद को अजाब में मुब्तला कर लिया। अगर इस घर की बिजलियां रात को खुद ब खुद जल जाती थी या सुबह को अंदर से फर्श धोए जाने की आवाज़ें आती थी और पानी बहकर गेट से बाहर आता था तो आता रहता, बिजली जलती बुझती रहती। उसका काम चौकीदारी था, वो निगरानी करता रहता। एक जरा से तजज्जुस ने गुल खान को एक कान से महरूम कर दिया और साथ ही उसने अपने दोस्त को भी मरवाया। कुल्लू बेचारा भी मुफ्त में कनकटा हो गया। सुबह हुई तो इन दोनों को थाने के इंचार्ज के सामने पेश किया गया। थाने का इंचार्ज मासूम अली शाह महज नाम का मासूम था। लोग उसे जालिम शाह के नाम से याद करते थे। उसके जुल्म की दास्तानें दूर दूर तक फैली हुई थी। असल मुजरिमों पर हाथ न डालना, अगर गलती से पकड़े जाएं तो उनकी पीठ पर थपकी देकर भगा देना और मासूम लोगों को पकड़कर अपनी कारकर्दगी में इजाफा करना उसका शार था। वो एक इंतहाई उक्खड़ मिजाज और सख्त गिर शख्स था। उसके मातहत उसके सामने थर थर कांपते थे और पीठ पीछे उसको दिल खोल कर गालियां देते थे। मासूम अली शाह का जबड़ा हमा वक्त सख्ती से बंद रहता था। उसने मुस्कुराना जैसे सीखा ही न था। यूं भी पुलिस को भला मुस्कुराने की क्या ज़रूरत है? पुलिस अगर मुस्कुराएगी तो मुजरिमों को तो फिर खुली छुट्टी मिल जाएगी। शायद यही वजह है कि हर पुलिस वाले को बतौर खास हिदायत की जाती है थाने में आने वाले हर शख्स को शेर की निगाह से देखा जाए, मुंह सख्ती से बंद रखा जाए और जितनी बेइज्जती मुमकिन हो वो फौरन कर दी जाए। मासूम अली शाह का मूड आज सुबह ही सुबह खराब हो गया था। कुर्सी पर बैठते ही टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन की घंटी मासूम अली शाह के लिए किसी सूर इसराफील से कम हैसियत न रखती थी। उधर पहली घंटी बजी और उधर उसने रिसीवर झपट कर उठा लिया। वो पहली घंटी को भी पूरा न होने देता था। हस्बे मामूल इस वक्त भी उसने टेलीफोन पर झपटा मारा। हेलो,
ओ हेलो इस अंदाज में खींच कर और इतने जोर से कहता कि पूरा थाना गूंज उठता था। जुमा बाजार, उधर से किसी ने तमस्खर से कहा। ओए ये तानो जुमा बाजार लगदा है, ये थाना है थाना। ये कहकर मासूम अली शाह ने जोर से रिसीवर क्रेडिल पर पटक दिया और टेलीफोन करने वाले को एक जोरदार गाली दी। चंद लम्हों बाद टेलीफोन की घंटी फिर बजी। मासूम शाह ने झपट कर रिसीवर उठाया और चीखा, हेलो, आप कौन साहब बोल रहे हैं? उधर से बड़ी मुलायमत से पूछा गया। ओए तूने कहाँ फ़ोन किया है? तू अनपढ़ा नादसवे, मासूम अली शाह दहाड़ा। मैंने तो जनाब पागल खाने फ़ोन किया है, उधर से फिर बड़ी रसानियत से जवाब दिया गया। पागल खाने का नाम सुनकर मासूम अली शाह के तन बदन में आग लग गई। उसने गुस्से में फ़ोन करने वाले को 2-3 भारी भारी गालियां दी, फिर फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन उधर से जो फ़ोन कर रहा था, शायद उसने कसम खा ली थी कि आज मासूम अली शाह का ब्लड प्रेशर किसी कीमत पर नॉर्मल नहीं होने देगा। उसने फ़ोन बंद होते ही फिर दोबारा रिंग किया। मासूम अली शाह की मेज़ पर रखा हुआ फ़ोन फिर चीखा। हेलो, मासूम अली शाह ने हस्बे मामूल पूरा थाना सर पर उठा लिया। हाँ भाई गेंडे, आपके क्या हाल हैं? उधर से बहुत मोहब्बत से पूछा गया। अगरचा मासूम अली शाह का डील डोल किसी गेंडे जैसे ही था, लेकिन वो ये सुनकर बिफर उठा। उसने रिवॉल्वर निकाल लिया और रिवॉल्वर की नाल माउथपीस की तरफ करते हुए बोला, मैं तुझे शूट कर दूंगा। उधर से जवाब में कहकहा सुनाई दिया। कहकहा सुनकर मासूम अली शाह बिल्कुल ही बेकाबू हो गया। उसके मुंह से गालियां गोलियों की तरह निकलने लगी। फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। ओए बाले, मासूम अली शाह ने आवाज़ दी। बाहर खड़ा सिपाही इकबाल शेख फौरन चक उठाकर अंदर आया। अटेंशन होकर उसने सैल्यूट मारा और मोदबाना अंदाज में बोला, जी सर। बाले, अभी फ़ोन की घंटी बजेगी। कोई कुत्ते का बच्चा कई दिन से फ़ोन पर परेशान कर रहा है। जरा उसको 2-4 कराकरी सुना देना। मासूम अली शाह ने उसे हिदायत की और मेज पर सिगरेट का पैकेट उठाकर सिगरेट सुलगाने लगा। सिगरेट सुलगाकर उसने अभी एक कस ही खींचा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। मासूम अली शाह ने उसे आंख से इशारा किया। इकबाल शेख ने रिसीवर उठाते ही टेलीफोन करने वाले को ऐसी ऐसी गालियां सुनाई कि मासूम अली शाह का दिल खुश हो गया। उसने तारीफी नज़रों से इकबाल को देखा, लेकिन फिर जाने क्या हुआ कि इकबाल शेख का रंग हल्दी की तरह जर्द होने लगा। उसके हाथ से रिसीवर कांपने लगा और वो जी सर, सॉरी सर की गर्दान करने लगा। बाले को सीधा होते देखकर मासूम अली शाह की हालत भी पतली हो गई। उसे अंदाज़ा हो गया था कि किसका फ़ोन है और इकबाल शेख ने जो नई नई गालियां सुनाई हैं उनका सुनने वाला कौन है और अगले चंद लम्हों में क्या होने वाला है। फिर बाले ने कांपते हाथों से रिसीवर मासूम अली शाह की तरफ बढ़ाया। बड़े साहब का फ़ोन है, बात करें। मासूम अली शाह ने रिसीवर हाथ में पकड़कर खड़े होकर सैल्यूट मारा और मुअद्दब होकर बोला, हुक्म सर। उसे मालूम था कि इस हुक्म सर के जवाब में उसे क्या सुनना पड़ेगा। बड़े साहब ने उधर से जो कुछ कहा वो उसे तलख घूंट समझकर पीता रहा। बड़े साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मासूम अली शाह को दिल खोल कर सुनाई और फिर गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने क्यों फ़ोन किया था ये भी ना बताया। यही वजह थी कि आज सुबह ही सुबह मासूम अली शाह का मूड खराब हो गया था। जब गुल खान और कुल्लू पटवारी को मासूम अली शाह के सामने पेश किया गया तो वो अपने मातहत पर बरस पड़ा और जाने उसे क्या क्या सुना डाली। जब गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, ब्लड प्रेशर का ग्राफ नीचे आया तो उसने कुल्लू और गुल खान के चेहरों पर नज़रें डाली। इन बंदरों को कहाँ से लाए हो? मासूम अली शाह ने अपने मातहत पुलिस ऑफिसर नादर हुसैन से पूछा। सर जी, रात के गश्त पर ये दोनों हाथ आए हैं, चोर हैं।
नहीं जी, हम लोग चोर नहीं हैं, कुल्लू ने फौरन कहा। ओए चुप, मासूम अली ने आंखें निकाली। तुझसे किसने कहा है बोलने को? हाँ नादर, इन बंदरों ने क्या चुराया है? चोरी का माल किधर है? हम बंदर नहीं हैं, इंसान हैं, इस मर्तबा गुल खान बोला। हमने कोई सामान नहीं चुराया। ओए, ऐसे होते हैं इंसान? तुम्हारे जैसे इंसान होने लगे तो फिर बंदरों का क्या बनेगा? मासूम अली शाह ने बेहंगम कहकहा लगाया। अपने ख्याल में उसने कोई जबरदस्त बात कही थी। नादर, क्या केस है? मासूम अली शाह ने अपना बेहंगम कहकहा रोक कर पूछा। नादर ने इन दोनों को जिस तरह पकड़ा था, उन्होंने जो बयान दिया था और खाली घर में उसने जो कुछ देखा था, वो सब मासूम अली शाह को तफसील से बताया और आखिर में बोला, इन दोनों का बयान है कि उनके कान काले बिल्ले ने काटे हैं और वो काला बिल्ला उनके ख्याल के मुताबिक कोई जिन है जिसने उस घर पर कब्जा कर लिया है और मालिक मकान को किराए के घर में रहने पर मजबूर कर दिया है। ओए, ये क्या बकवास है? मासूम अली शाह अपने मातहत पर गरजा। तुम्हें तो फौरन लाइन हाजिर कर देना चाहिए। पुलिस में होकर तुम इन बंदरों के बयान पर यकीन कर लिया? हम बंदर नहीं हैं, गुल खान ने फिर तरदीद की। बयान तो तुम लोगों ने बंदरों जैसा दिया है, इंतहाई जानवराना। ओए, तुम्हारे बयान पर महज हंसा जा सकता है, यकीन नहीं किया जा सकता। मासूम अली शाह ये कहकर हंसा। पहले हमारा भी यही ख्याल था, इस मकान में कोई आसिब जीन भूत नहीं है। आज के ज़माने में भला जिन भूत कहाँ? आज के ज़माने में भला जिन भूत कहाँ? और इसी तजज्जुस के मारे हम उस घर में दाखिल हुए थे। वहाँ हमारा ये हसर हुआ कि एक कान से महरूम हो गए। कुल्लू ने बड़े अफसोस से कहा। लेकिन तुम लोगों का बयान था कि तुम लोग उस घर के गेट की छोटी खिड़की से बाहर आए और उस घर की तमाम लाइटें जल रही थी। लेकिन जब हमने चेक किया तो गेट की खिड़की अंदर से बंद थी और घर की एक लाइट भी रोशन न थी। हमने जो कुछ कहा है सच कहा है। आपको यकीन नहीं तो उस बंगले के मालिक बाबर अली साहब को बुलवा कर पूछ लीजिए। उन्होंने गुल खान को उस घर से दूर रहने की हिदायत की थी, लेकिन वो तो हम दोनों की मत मारी गई थी कि तस्दीक करने के लिए उस घर में कूद गए, कुल्लू पटवारी ने कहा। ओए नादर, इन बंदरों को पागल खाने पहुंचा, उन्हें थाने क्यों लेकर आया? मासूम अली शाह ने अपने मातहत अफसर को गुस्से में देखा। सर जी, आप इजाज़त दें तो मैं इस घर के मालिक बाबर अली को थाने बुलवा लूं? नादर हुसैन ने मासूम अली शाह के गुस्से की परवाह न की। उसके जहन में तजज्जुस जाग गया था, वो उस केस की हकीकत को जानना चाहता था। क्या तू समझता है उस घर में वाकई कोई साया वाया है? मासूम अली शाह ने नादर हुसैन को बड़ी हैरत से देखा। सर जी, इस केस से मुझे दिलचस्पी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि... ओए बेवकूफ़ा, ऐसे खुश्क केस से दिलचस्पी ना ले। कोई ऐसा केस पकड़ जिसमें 4 पैसे बनने का अमकान हो। मासूम अली शाह ये कहकर अपनी कुर्सी से उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। नादर हुसैन जरा मुख्तलिफ पुलिस वाला था। उसे कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसने आसिब, जिन, भूत और चुड़ैलों से मुताल्लिक बहुत सी कहानियाँ पढ़ी थी, लेकिन देखा कभी न था। इन कहानियों को उसने महज कहानियाँ समझकर ही पढ़ा था। उसे क्या मालूम था कि एक दिन ये कहानियाँ हकीकत का रूप धार कर उसके सामने आ जाएंगी। नादर हुसैन को गुल खान और कुल्लू के बयान पर यकीन न था, लेकिन उन्होंने बाबर अली के बारे में जो बयान दिया था उससे हकीकत का कुछ अंदाज़ा होने का अमकान था। उसने गुल खान और कुल्लू को थाने के लॉकअप में डाला और उनसे बाबर अली का पता लेकर 2 सिपाहियों को बाबर अली के घर की तरफ रवाना कर दिया। दोनों सिपाही मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाबर अली के घर पहुंचे। एक सिपाही ने मोटरसाइकिल से उतरकर घर की घंटी बजाई, जबकि दूसरा सिपाही मोटरसाइकिल पर बैठा रहा।
कुछ देर के बाद घर का गेट खुला। राशिदा ने बाहर झांका। गेट पर पुलिस देखकर वो जरा झिझकी। वो फौरन पीछे हो गए। तब उस सिपाही ने कहा, बीबी, बाबर साहब का यही मकान है? हाँ जी, यही है, राशिदा ने जवाब दिया। क्या वो घर पर हैं? सिपाही ने पूछा। जी हाँ, वो हैं। जरा उन्हें बाहर भेजें, सिपाही बोला। राशिदा ये सुनकर घबराई हुई अंदर पहुंची। बाबर इस वक्त शोरूम जाने की तैयारी कर रहा था। अकबर अपने एक दोस्त के घर जा चुका था। राशिदा, कौन है दरवाजे पर? बाबर अली ने पूछा। अब्बू, दो पुलिस वाले हैं, आपको बुला रहे हैं, राशिदा ने बताया। पुलिस वाले? बाबर ने हैरत से कहा। मुझे बुला रहे हैं? अच्छा, मैं देखता हूँ। बाबर अली की समझ में नहीं आया कि पुलिस वाले उसके दरवाजे पर क्यों आए हैं। गेट पर पहुंचकर उसने अपना तारुफ कराया। मेरा नाम बाबर अली है, फरमाइए, क्या काम है आपको मुझसे? बाबर साहब, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, साहब ने बुलाया है, उस सिपाही ने बड़े मोदबाना लहजे में कहा। थाने? बाबर अली हैरत ज़दा हो गया। आखिर क्यों? ये तो आपको थाने चलकर ही पता चलेगा, सिपाही ने जवाब दिया। किसी ने मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है क्या? बाबर ने पूछा। वो सिपाही जो मोटरसाइकिल पर जरा दूर खड़ा था, गाड़ी स्टार्ट करके बाबर अली के करीब आया और बोला, मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है। जी बताएं, बाबर अली ने कहा। असल में आपका चौकीदार, मेरा मतलब है कि आपके इलाके का चौकीदार पकड़ा गया है। मैं गुल खान की बात कर रहा हूँ, उसके साथ कुल्लू पटवारी भी है। वो कल रात आपके खाली घर से खून में नहाए हुए भाग रहे थे कि पकड़े गए। उन्होंने जो बयान दिया है उस पर किसी को यकीन नहीं आ रहा। आपको तस्दीक के लिए बुलाया गया है, बस इतनी सी बात है, उस सिपाही ने समझाया। ये सुनकर बाबर अली की जान में जान आई। उसने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, अंदर से अपनी गाड़ी की चाबी ले आऊं। कुछ देर के बाद दोनों सिपाही मोटरसाइकिल पर आगे और बाबर अली अपनी गाड़ी में पीछे चल रहा था। कुछ मिनट के बाद वो थाने के हुदूद में दाखिल हो गए। नादर हुसैन बाबर अली का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जब बाबर अली उसके कमरे में दाखिल हुआ तो उससे बड़े तपाक से मिला। उसने गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया और कुर्सी पर बैठने की पेशकश की। बाबर के बैठ जाने के बाद उसने साथ आए सिपाहियों से कहा, जरा उन दोनों को भेजो। चंद लम्हों बाद गुल खान और कुल्लू पटवारी कमरे में दाखिल हो गए। गुल खान ने बाबर अली को देखा तो उनकी तरफ लपका और बोला, साहब जी, आप आ गए। साहब जी, आप उन्हें बताओ कि हम चोर नहीं हैं। हाँ गुल खान, मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो, बाबर अली ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम्हारे बारे में जो गलत फहमी हुई है वो मैं दूर कर दूंगा। जरा तफसील से बताओ कि क्या मामला है और ये तुम दोनों के कान पर पट्टी क्यों बंधी है? साहब जी, उस काले बिल्ले ने हमारे कान काट लिए, इस मर्तबा कुल्लू पटवारी बोला। काले बिल्ले ने? बाबर अली ने हैरत जाहिर की। क्या तुम लोग मकान में दाखिल हो गए थे? अगर तुम लोगों ने ऐसा किया है तो सख्त गलती की। गुल खान, मैंने तुम्हें उस मकान से दूर रहने को कहा था। फिर क्या हुआ? तब गुल खान और कुल्लू पटवारी ने एक एक बात तफसील से बताई। नादर हुसैन बिल्कुल खामोशी से इन दोनों का बयान सुनता रहा। ये वही बयान था जो वो दोनों रात को उसे देते चले आ रहे थे। उनके चुप होने के बाद नादर हुसैन ने इन दोनों को पकड़ने की तफसील बताई। उसके बाद वो बाबर अली से मुखातिब हुआ, ये क्या मामला है? बात क्योंकि काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, अब उसके सिवा कोई चारा न था कि बाबर अली सारी कहानी उन्हें सुनाए, एक एक बात बता दे। उसने कहा, जनाब, एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं फिर भी तमाम वाक़यात जानना चाहूँगा। गुल खान को मैंने इस खाली घर के बारे में सरसरी सा बताया, बस इतना ही कि वो घर आसिफ ज़दा है, वो उससे दूर रहे। मुझे नहीं मालूम था कि ये बात सुनकर उसे जोश चढ़ जाएगा
और मेरी बात की तस्दीक करने के लिए ये मेरे ही घर में दाखिल हो जाएगा। अगर मुझे मालूम होता कि ये ऐसा करने वाला है तो मैं उसे और ज़रा तफसील से बता देता, उस काले बिल्ले की खोंचका दास्तान सुना देता जिसने हमारे घर को उजाड़ दिया है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। बाबर साहब, तहमीद अब काफ़ी हो गई, अब आप असल मामले पर आए। नादर हुसैन ने बाबर अली को टोका। ये कहानी मैं आपको सिर्फ तन्हाई में सुनाऊंगा, बाबर अली बोला। ठीक है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। ये कहकर नादर हुसैन ने एक सिपाही को आवाज़ दी, गुल खान और कुल्लू पटवारी को बाहर ले जाने को कहा और साथ ही ये हिदायत भी की कि जब तक मैं ना बुलाऊं कोई कमरे में दाखिल ना हो। तन्हाई मुयस्सर आने के बाद बाबर अली ने अपनी कहानी शुरू की। ये कहानी ट्रेन से शुरू हुई। ट्रेन में काले बिल्ले की आमद, लाहौर में अजीब व गरीब वाक़यात का पेश आना, नीलम और अकबर की शादी में तरह तरह की रुकावटें, फिर शादी का जैसे तैसे होना, बारात की कराची वापसी, खौफनाक वाक़यात की इब्तिदा, नीलम की कहानी, वो किसकी बेटी है, सैयदपुर किस तरह पहुंची, किस तरह जिन उस पर आशिक हुआ और उसने अकबर को किस किस तरह परेशान किया, यहाँ तक के घर भी खाली करवा लिया। नादर हुसैन बुत बना सारे वाक़यात को बड़ी दिलचस्पी और गौर से सुनता रहा। वो पुलिस वाला था, शक और शुबा उसकी घुट्टी में पड़ा था, तफ्तीश उसके खून में शामिल थी। वाक़यात सुनने के बाद उसने बेशुमार सवालात किए और जब उसे यकीन हो गया कि बाबर अली ने जो कुछ कहा है वो हक़ायक़ पर मुबनी है, उसने सच बोला है, तो वो मासूम अली शाह के कमरे में पहुंचा। उसने मासूम अली शाह को उस अंदाजे से रिपोर्ट पेश की कि वो उखड़ मिजाज पुलिस ऑफिसर, जो अपने ख्यालात में बड़ा साफ और सख्त था, इन वाक़यात को सुनकर हैरत ज़दा रह गया। मासूम अली शाह को जिन भूतों पर ज़रा बराबर भी यकीन न था। वो खुद अपने आप को जिन भूत कहा करता था। हम पुलिस वालों से तो शैतान भी पनाह मांगता है, जिन भूत की हकीकत ही क्या है। मासूम अली शाह ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, नादरे, तू की चाहना? शाहजी, एक मजलूम लड़की इस खाली घर में कैद है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये तो सीधा सीधा अगवा का केस है। चल फिर तैयार हो जा, मासूम अली शाह ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। किस लिए शाहजी? नादर हुसैन ने पूछा। तफ्तीश पर चलते हैं, मैंने कभी जिन नहीं देखा, आज चलकर देख लेता हूँ। नादरे, तू भी क्या याद करेगा कि कैसे आला अफसर से तेरा वास्ता पड़ा है। ये कहकर मासूम अली शाह ने अपना रिवॉल्वर चेक किया और कुर्सी से उठ गया। नादर हुसैन की तवक्को नहीं थी कि मासूम अली शाह उसकी रिपोर्ट सुनकर इस कदर बेताब हो जाएगा, खुद ही तफ्तीश पर चल देगा। वो तो खुद तफ्तीश पर जाने के लिए मासूम अली शाह से इजाज़त लेने आया था। मासूम अली शाह मासूम अली शाह की दिलचस्पी देखकर उसे खुशी हुई। 10 मिनट के अंदर अंदर वो लोग थाने से निकल गए। इस मर्तबा बाबर अली अपनी गाड़ी में आगे था। मासूम अली शाह और नादर हुसैन 4 सिपाहियों समेत अपनी पुलिस वैन में पीछे थे। कोई 10-12 मिनट बाद बाबर अली ने अपनी गाड़ी खाली घर के सामने रोक ली। बाबर अली गाड़ी से उतरकर घर के गेट की तरफ आया। इतने में पुलिस पार्टी भी अपनी गाड़ी से उतरकर गेट पर पहुंच चुकी थी। मासूम अली शाह ने इस खाली घर को बगौर देखा और बोला, ऐ वे जिन, ये है जिन बासा की रिहाइश? ओ मकान तू जिन पासा ने अच्छा पकड़ा है। बाबर अली खामोश रहा, उसने कोई राय न दी। शाहजी, मकान ही नहीं, उसने लड़की भी अच्छी पकड़ी है। नीलम बहुत खूबसूरत लड़की है। ओए नादरे, तानू की पता, मुझे बाबर साहब ने बताया है। अच्छा, फिर ताला खोलो। मासूम अली शाह ने डंडे से ताले को हिलाया। चाबी किधर है?
बाबर अली घर से चला था तो उसने एहतियातन घर की चाबी अपने जेब में डाल ली थी। उसने ताला खोलने की बजाय चाबी नादर हुसैन की तरफ बढ़ाई। ये है जी चाबी। नादर हुसैन ने मुस्कुराते हुए चाबी बाबर के हाथ से ले ली और बोला, लाइए मैं खोलूं ताला। नादर हुसैन ने आगे बढ़कर ताले में चाबी डाली और दाएं जानिब घुमाई। चाबी फौरन घूम गई, ताला खुल गया। उसने ताला कुंडे से निकालकर बाबर अली के हवाले किया और दोनों हाथों से गेट को जोरदार धक्का दिया। गेट के दोनों पट तेजी से खुलते चले गए। सबसे पहले मकान के अहाते में मासूम अली शाह ने कदम रखा। फिर बाबर और नादर साथ साथ थे। उसके बाद चारों सिपाही दाखिल हुए। नादर हुसैन ने पीछे पलट कर एक सिपाही को हुक्म दिया, गेट बंद करके अंदर से कुंडी लगा दो। मेरा ख्याल है कि गेट बंद ज़रूर करा दें, लेकिन कुंडा ना लगाएं, बाबर अली ने झिझकते हुए कहा। अरे बाबर साहब, आप तो खासे डरे हुए हैं। आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। हमें देखकर शैतान भी पनाह मांगता है। जिन भूत क्या चीज़ हैं। फिर मासूम अली शाह सिपाही से मुखातिब हुआ। अच्छा ठीक है, सिर्फ गेट बंद कर दो, कुंडी ना लगाना। जी सर, सिपाही ने कहा और गेट बंद कर दिया। ओए, कौन केंदा सी के इस घर का फर्श सुबह सुबह धुलता है? यहाँ तो फर्श पर इतनी रेत जमी हुई है, राह में पत्ते पड़े हुए हैं। मासूम अली शाह ने दूर तक नजरें दौड़ाई। ये चौकीदार गुल खान का बयान था। ओए, इन बंदरों को थाने क्यों छोड़ आए? उन्हें लाना चाहिए था, मासूम अली शाह ने कहा। मैंने दोनों से चलने को कहा था शाहजी, तो वो कहने लगे हमने अपना दूसरा कान नहीं कटाना। नादर हुसैन ने हंसते हुए बताया। ओए बेवकूफ़ दे पुत्र, मासूम अली शाह ने गुस्से में दोनों को एक अदद मोटी गालियों से नवाजा। फिर बोला, नादरे, मुझे तो इस घर में कोई आबादी नहीं लगती। क्यों जी, ये घर आपने कब खाली किया है? 2-3 दिन हुए हैं, बाबर अली ने बताया। अच्छा, आप कोई फ़र्क महसूस कर रहे हैं? जैसा छोड़कर गए थे मकान क्या वैसा ही है? इस मर्तबा नादर बोला। मुझे तो वैसा ही नज़र आ रहा है, बाबर अली ने चारों तरफ नज़रें घुमाते हुए कहा। अब ये लोग मकान के बड़े दरवाजे पर पहुंच गए थे। घर खोलो जी, मासूम अली शाह ने बाबर से कहा। घर खुला हुआ है शाहजी। उनका बयान है कि घर के गेट के सिवा कहीं ताला नहीं लगा था, नादर हुसैन ने वजाहत की। चलें फिर अंदर, मासूम अली शाह ने बाबर को इशारा किया। आगे बढ़ें। मैं चलूं आगे? बाबर अली ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। ठहरें, मैं चलता हूं आगे। नादर हुसैन ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। नादर हुसैन ने आगे बढ़कर बहुत आहिस्ता से दरवाजे पर हाथ रखा। थोड़ा सा दरवाज़ा फौरन खुल गया। मासूम अली शाह ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। वक्त देखकर उसने बेहंगम कहकहा लगाया। नादर हुसैन परेशान हुआ कि ये अचानक मासूम अली शाह को क्या हुआ। उसने पूछा, साहजी, क्या हुआ आपको? ओए नादरे, हो या कुछ नहीं, मैंने टाइम वे खयासी पूरे 12 बजे हैं। ये सुनकर नादर हुसैन और बाबर ने भी खिड़कियां देखीं और दोनों मुस्कुरा पड़े। बड़ा खतरनाक वक्त है साहजी, नादर हुसैन ने हंसते हुए मासूम अली शाह से कहा। ओए फिक्र नहीं, ये कहकर मासूम अली शाह ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और अंदर कदम बढ़ाया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से हफ्सजदा हवा बाहर आई। ये ऐसी ही बू थी जैसे उमूमन बंद घरों से आती है। ओए कित्थे गुलाबो दी खुशबू, सानू तो बंद हुआ की बूंदी आई पे, मासूम अली शाह ने आगे बढ़ते हुए कहा। ये ऐसी ही बू थी जैसे उमूमन बंद घरों से आती है। ओए किधर है गुलाब की खुशबू? इसमें तो घर बंद होने की खुशबू आ रही है, मासूम अली शाह ने आगे बढ़ते हुए कहा। ये बयान भी उन्हीं का था, गुल खान और कुल्लू का। ओए नादरे, इन बंदर को लाना था ना?
हम बंदर नहीं इंसान है। अचानक गुल खान की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किस तरफ से आई ये अंदाज़ा कोई न लगा सका। आवाज़ सुनते ही मासूम अली शाह ने चारों तरफ देखा और फिर नादर हुसैन से मुखातिब हुआ। जो मैंने सुना है क्या तूने भी वो सुना? जी साहजी, मैंने भी सुना। फिर उसने बाबर अली और सिपाहियों से भी पूछा। उन्होंने भी गुल खान की आवाज़ की तस्दीक की। अंदर कमरों के दरवाजे सारे के सारे बंद थे। टीवी लाउंज खाली पड़ा था। वहाँ न टीवी थी न वीसीआर। फर्श नंगा था और फर्श पर अच्छी खासी रेत जमी हुई थी कि जूतों के निशान बन रहे थे। घर में दाखिल होते ही दाएं जानिब ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला, वो अंदर से बिल्कुल खाली था। वहाँ भी फर्श पर रेत जमी हुई थी। फिर गुलखान और कुल्लू के बयान की तस्दीक के लिए घर का किचन देखा गया। वो भी खाली पड़ा था। नादर हुसैन गैस के चूल्हे पर बतौर खास उंगली फेर कर देखा। चूल्हे पर रेत जमी हुई थी। वहाँ फ्रिज न था, न पकी हुई कोई हंडिया, न झूठे बर्तन। नादरे, तेरे इन बंदरों का एक बयान भी सही नहीं है। मैंने कहा था ना वो दोनों फ्रॉड हैं। इन दोनों को जाकर फेंटी ला। खामखा सारा वक्त बर्बाद कर दिया। लेकिन साहजी, बाबर साहब ने भी तो यही बयान दिया है। ओए, बयान दिया है तो तस्दीक करो। ये तेरे सामने खड़े हैं। मैंने जो कुछ कहा है वो सच कहा है, बाबर ने मुस्तहकम अंदाज में कहा। सच कहा है तो फिर बताओ लड़की कहाँ है? लड़की बरामद हो तो हम जिन बादशाह के खिलाफ FIR दर्ज करें, वरना पुलिस का कीमती वक्त ज़ाया करने पर आपको हवालात की सैर करना होगी। मासूम अली शाह ने जरा सख्त लहजा अख्तियार किया। उसे डराने के लिए धमकी दी। लड़की यही है। मैं आपको नीलम का खत दिखा सकता हूँ जिसमें उसने लिखा है कि वो खाली घर जा रही है, बाबर ने जवाब दिया। ओए भोले पाशा, तुम्हारी बहू तुम्हें चकमा दे गई है। वो जाने इस वक्त किसके साथ ऐश कर रही होगी। मासूम अली शाह मासूम अली शाह ने आंख मारकर ये बात कही। ऐसा न कहें जी, नीलम बहुत मासूम लड़की है, बाबर अली ने एहतजाज किया। ओए, बिल्कुल मेरी तरह। मासूम अली शाह ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। ओए, मेरे बाप ने मेरा नाम मासूम रख दिया। मैं तुम्हें कहीं से भी मासूम नजर आता हूँ? नादर हुसैन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो घर छान मारें, घर की छत और पिछवाड़ा भी देखें। अगर घर में लड़की कहीं मौजूद हो तो आकर इत्तिला दें। 5 मिनट में सिपाहियों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें इंसान की बच्ची तो दूर की बात, वहाँ चिड़िया का बच्चा भी दिखाई न दिया। अब बोलो जी, मासूम अली शाह ने बाबर को तेज निगाहों से घूरा। उससे पहले कि बाबर अली कुछ बोलता, नादर हुसैन ने उससे पूछा, वो आपने एक मोमबत्ती का जिक्र भी किया था जिसे कोई नहीं बुझा सका था और वो पिघली भी न थी। वो मोमबत्ती कहाँ है? वो मेरे बेटे अकबर के बेडरूम में थी। जरा दिखाओ तो। मासूम अली शाह ने इस तरह कहा जैसे कह रहा हो, ओए क्यों झूठ बोल रहा है? बाबर अली ने फौरन नीलम के बेडरूम का रुख किया। घर का एक एक दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन बंद था तो बेडरूम। सिपाहियों ने भी इस दरवाजे को बंद पाया था। बाबर अली ने जब इस दरवाजे के हैंडल को घुमाकर खोलना चाहा तो वो नहीं खुला। कैसे बंद हो गया? सिपाहियों ने कहा, ये दरवाज़ा शुरू से बंद है। नादर हुसैन को ख्याल आया कि गुल खान और कुल्लू ने भी अपने बयान में एक कमरे के दरवाजे को लॉक पाया था। आपके ख्याल के मुताबिक उसे खुला होना चाहिए था। हाँ, बाबर अली सोचता हुआ बोला। वो क्यों? नादर हुसैन ने सवाल किया। वो इसलिए कि जब इस घर के दरवाज़ों को ताला लगाने की कोशिश की गई तो किसी दरवाजे पर ताला नहीं लगा था। वो मोमबत्ती इसी कमरे में है, बाबर ने जवाब दिया। अच्छा, जरा इधर हटें, नादर हुसैन ने बाबर अली से कहा।
बाबर अली के दरवाजे से हटने के बाद वो आगे आया। उसने हैंडल को घुमाकर और फिर दरवाजे पर दबाव डालकर देखा। फिर उसने मानेखेज अंदाज में गर्दन हिलाई। शाहजी, ताला बंद नहीं है, अंदर से कुंडी बंद है, नादर हुसैन ने कहा। ओए, अंदर कौन हो सकता है? मासूम अली शाह ने सवाल किया। नीलम होगी, बाबर ने कहा। अच्छा, फिर उसे आवाज़ दो। जी, शाहजी कह रहे हैं उसे आवाज़ देकर बाहर निकालें, नादर हुसैन ने बात साफ की। अच्छा। बाबर अली ने फिर जोर से कहा, नीलम, क्या तुम अंदर हो? नीलम, बाहर आ जाओ, मेरे साथ पुलिस हैं। लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। तब मासूम अली शाह की सामत आई थी, जो उसने ताले के सुराख से अंदर झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने सुराख से आंख लगाई, वैसे ही किसी ने उसकी आंख में तेज धार की नोकीली चीज घुसेड़ दी। मासूम अली शाह एक झटके से पीछे हटा। उसका एक हाथ आंख पर रखा हुआ था और चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार थे। शाहजी, क्या हुआ? नादर हुसैन ने उसका हाथ आंख से हटाया तो देखा कि आंख से खून बह रहा है। शाहजी, आप फौरन अस्पताल जाएं, आपकी आंख से खून बह रहा है, ये शदीद जख्मी है, नादर हुसैन ने फिक्रमंदी से कहा। फिर एक सिपाही को इशारा किया, तुम शाहजी को फौरन अस्पताल ले जाओ। पुलिस वैन में मासूम अली शाह ने अस्पताल का रुख किया। वो जाते जाते नादर हुसैन को हिदायत कर गया कि वो दरवाज़ा तोड़कर लड़की को बरामद करे और थाने ले आए। लेकिन मासूम अली शाह को फिर थाना देखना नसीब न हुआ। वो तो अस्पताल भी न पहुंच सका। उसकी आंख में शदीद तकलीफ थी, इतनी तकलीफ कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसने गाड़ी को और तेज़ चलाने की हिदायत की। फिर गाड़ी की रफ्तार तेज़ से तेज़ तर होती गई। एक मोड़ पर उसकी टक्कर एक सामान लदे ट्रक से हो गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि पुलिस वैन कल्लाबाजियाँ खाकर दूर जा गिरी और उसमें फ़ौरन ही आग लग गई। उस आग के बुझने तक मासूम अली शाह की ज़िंदगी का चिराग बुझ गया। वो नीलम को थाने की हुदूद में देखने की हसरत लिए चल बसा। पुलिस ड्राइवर भी इस हादसे में जाँ बहक हो गया। मासूम अली शाह के अस्पताल चले जाने के बाद नादर हुसैन घूमकर बाहर गया। उसने खिड़की के शीशों से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन शीशे इस तरह के थे कि उनसे आर पार नहीं देखा जा सकता था। तब नादर हुसैन ने रिवॉल्वर के दस्ते से शीशा तोड़ने का इरादा किया। अभी उसने रिवॉल्वर का दस्ता शीशे पर मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया ही था कि पीछे से किसी ने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया। नादर हुसैन ने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा। रिवॉल्वर 5-6 फीट के फासले पर जमीन पर पड़ा हुआ था और दूर तक कोई न था। वो बाकी तीनों सिपाहियों को दरवाजे पर छोड़ आया था कि वो पीछे का जायज़ा लेकर अभी आ रहा है। उसकी समझ में न आया कि उसके हाथ से रिवॉल्वर किस तरह निकल गया। उसने अपना रिवॉल्वर झुककर उठाया, लेकिन वो अभी रिवॉल्वर उठाकर सीधा ही हुआ था कि किसी ने उसे बड़े ज़ोर से धक्का दिया, इतने ज़ोर से कि वो औंधे मुंह पक्के फर्श पर गिर पड़ा। उसका मुंह रिवॉल्वर पर पड़ा, उसका एक दांत टूट गया और खून भल-भल कर निकल आया। वो भागता हुआ घर के अंदर पहुंचा। उसके मुंह से खून बहता देखकर सब परेशान हो गए। बाबर अली ने बाथरूम का रास्ता दिखाया। नादर हुसैन ने पानी से कुल्लियाँ की, लेकिन खून बंद नहीं हुआ। अभी वो बाथरूम में लगे शीशे में अपने टूटे वाले दांत का जायज़ा ले ही रहा था कि बाथरूम का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही म्याऊं की खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। सैयदपुर का जिन पानी की टंकी पर बैठा था और इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसने नादर हुसैन पर छलांग लगाई। नादर हुसैन उसका वज़न न संभाल सका। वो उलट कर गिरा। उसका सर दीवार से टकराया। नादर हुसैन की आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया। नादर हुसैन के गिरते ही काले बिल्ले ने अपना काम दिखा दिया। उसने उसके दोनों कान काट लिए। नादर हुसैन पागलों की तरह बाथरूम से निकल कर भागा। सिपाहियों ने जो उसे खून में नहाए देखा
तो उनके छक्के छूट गए। उन्होंने नादर हुसैन के साथ ही दौड़ लगाई। फिर वो मंजर भी देखने वाला था कि 4 पुलिस वाले चोरों की तरह डरे सहमे सड़क पर भागे जा रहे थे। बाबर अली भी जल्दी से घर से निकल आया। उसने गेट बंद करके ताला लगाया और अपनी गाड़ी में बैठकर घर का रास्ता लिया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो जिन के इताब से बच गया था। नादर हुसैन अपना एक दांत और 2 कान गंवाकर इतना दहशत ज़दा हुआ कि उसने बाद में न सिर्फ उस थाने से बल्कि इस शहर से ही अपना तबादला करवा लिया। बाबर अली घर पहुंचा तो उसकी बुरी हालत थी। साबरा उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। उसे सुबह हुआ कि कहीं पुलिस ने उसे मारा पीटा ना हो। उसने बड़ी फिक्रमंदी से बाबर अली का जायज़ा लिया और पूछा, खैरियत तो है? साबरा, बस मत पूछो कि आज क्या हुआ है। फिर जब उसने गुल खान, कुल्लू पटवारी, मासूम अली शाह और नादर हुसैन पर गुजरने वाली क़यामत का जिक्र किया तो साबरा कांप कर रह गई। बेअख्तियार साबरा का हाथ अपने सर के पीछे चला गया। सैयदपुर के जिन ने उसकी चोटी जला दी थी। उसके सर के पीछे एक चांद सा बना हुआ था। खाल एकदम चिकनी हो गई थी और वहाँ अब तक कोई बाल न उगा था। साबरा को वो सब याद आ गया जो उस पर गुजरा था। सैयदपुर के जिन ने उसे एक अजाब में मुब्तला कर दिया था, उस पर क़यामत तोड़ी थी। नतीजे में साबरा को कहना पड़ा था कि हाँ, मैं तुम्हारे होने का इकरार करती हूँ, तुम हो। ये वो साबरा थी जो जिन भूतों का मजाक उड़ाया करती थी, उनके वजूद से मुनकर थी, जो अपने ख़ानदान भर में निडर मशहूर थी। अब उस निडर बेगम का ये हाल था कि पत्ता भी खड़खड़ाता तो वो सहम जाती थी। इस वक्त भी उसने बाबर अली की ज़ुबानी पुलिस की दुर्गत का हाल सुना तो कपकपा उठी। एक तरफ से खुश भी हुई कि बाबर अली वहाँ से साफ बचकर आ गया था। चाय वगैरह पीने के बाद बाबर अली की हालत जरा संभली तो उसने अकबर के बारे में पूछा। अकबर अभी तक नहीं आया। वो क्या कहकर गया था? उसका एक दोस्त है तारिक, वो उसके पास गया है। फिर वो दोनों मलेर जाएंगे। वहाँ तारिक का कोई दोस्त रहता है। फिर वो इमली वाले बाबा का पता करेंगे। वो कह गया था कि दोपहर तक आ जाएगा। अभी तक तो आया नहीं। इस वक्त 1 बज रहा है। साबरा ने तफसील से बताया। अब वो गया तो ज़रूर कुछ न कुछ करके ही आएगा। बाबर अली ने कहा, भाई मुझे तो बड़ा डर लग रहा है जिनकी आज की कार्रवाई सुनकर। कहीं वो हमारे बेटे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। साबरा ने खौफज़दा होकर कहा, परेशानी तो मुझे भी है, लेकिन इस तरह डर कर बैठ जाने से क्या होगा? मैंने उसे कितनी बार कहा है कि इस मसले से अपनी जान छुड़ा ले, मगर वो सुनता ही नहीं। वो किस तरह साबरा? अरे नीलम को तलाक देकर। वो कौन सी मेरी बहन की सगी बेटी है, और अगर होती भी तो मेरे बेटे की जान से ज़्यादा थोड़ी ही अजीज़ होती। लेकिन वो तो उस पर ऐसा आशिक हुआ कि किसी तरह मानता ही नहीं। कहीं खुदा न खास्ता कोई नुकसान न उठा बैठे। साबरा ने फिक्रमंद होकर कहा, अब नीलम को उस खाली घर में भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। न जाने बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। हाँ, ये तो है, उसकी हालत वाकई काबिल रहम होगी। साबरा ने तासीफ से कहा। अभी ये बातें हो ही रही थी कि घर की घंटी बजी। बाबर अली खुद उठकर गेट तक गया। दरवाजे पर अकबर था। दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे को गौर से देखा। दोनों के ही पास एक दूसरे को सुनाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन दोनों खामोश रहे। घर के अंदर आकर जब अकबर बेड पर लेट गया तो साबरा ने पूछा, क्या हुआ अकबर, खैर तो है? थक गया अम्मी। अकबर ने आसूदगी से हाथ पांव फैला लिए। आज तुझे मालूम है तेरे जाने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? अकबर घबरा कर बेड पर बैठ गया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वैसे सब खैरियत है। आखिर हुआ क्या, कुछ बताएं तो, अकबर ने उलझते हुए कहा। घर पर पुलिस वाले आए थे, तेरे अब्बू को थाने बुला कर ले गए। थाने? अकबर परेशान हो गया। वो क्यों? थाने में चौकीदार गुल खान और उसका एक दोस्त कुल्लू पटवारी मौजूद था। दोनों को रात को पुलिस ने हमारे घर से भागते हुए पकड़ा था। उन्होंने जो बयान दिया था उसकी तस्दीक के लिए तुम्हारे अब्बू को बुलाया गया था। लो, वो तुम्हारे अब्बू आ गए, उनसे सुन लो अब सारी रवादात। मुझे तो इन पुलिस वालों का ख्याल आता है तो जिस्म में झुरझुरी सी आ जाती है।
बाबर अली मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वो अकबर के नज़दीक ही बेड पर बैठ गया। फिर उसने थाने से लेकर घर वापसी तक जो कुछ देखा था वो बयान कर दिया। अकबर ने सारी दास्तान सुनकर एक गहरा सांस लिया और बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ अब्बू। हाँ, हुआ तो बुरा, लेकिन उन्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उन्हें तो गुल खान और कुल्लू पटवारी के साथ जो कुछ हुआ था उस पर भी यकीन न था। हालांकि दोनों के कान कटे हुए थे। मैंने उन्हें जो कुछ सुनाया उस पर उन लोगों ने यकीन न किया। शायद वो समझ रहे थे मैं उन्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ, या मैं कोई पागल शख्स हूँ, या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। यूं भी जो वाक़यात हमारे साथ पेश आए हैं वो काबिल यकीन कहाँ हैं। सबसे बड़ी मिसाल तो ये साबरा बैठी है। सब कुछ देखते हुए भी ये जिनके वजूद से मुनकर थीं, बिल आखिर उनको मानना ही पड़ गया। यकीन आ गया। पुलिस वालों को तुमने सिर्फ जुबानी ही बताया था, वो भला ऐसे नाकाबिल यकीन वाक़यात पर आंख बंद करके किस तरह यकीन कर लेते। सो उन्होंने तफ्तीश की ठानी, और इस घर में उन पुलिस वालों के साथ जो कुछ हुआ वो उम्र भर याद रखेंगे। अब उन्हें जिन्नात के वजूद के बारे में भी यकीन आ गया होगा। अच्छा अकबर, मैंने तो सारी रवादात सुना दी। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। इमली वाले बाबा का कुछ सुराग मिला कि नहीं, या उस कलंदर ने ऐसे ही हाँक दी थी? बाबर ने पूछा। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? साबरा ने जरा खफगी से कहा। हाँ अब्बू, कुछ ऐसा ही मालूम होता है। मैंने पूरा मलेर छान मारा, लेकिन कहीं इमली वाले बाबा का सुराग नहीं मिला। अकबर ने बड़ी मायूसी से कहा। उसकी ये बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। साबरा और बाबर की हैरत बजा थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अकबर को इमली वाले बाबा का पता ठिकाना क्यों मालूम न हो सका? क्या उस मलंग ने वैसे ही हाँक दी थी? लेकिन अकबर को वो मलंग जिस तरह मिला था उसमें फरेब की कोई गुंजाइश न थी। आखिर उसे क्या पड़ी थी कि समंदर के किनारे बैठे हुए लड़के को मज़ार जाने का मशवरा दे और फिर मलेर में इमली वाले बाबा से मिलने की हिदायत करे। ज़रूर कहीं कोई गड़बड़ है। बेटा, लोगों से पूछते, साबरा ने उससे कहा। अम्मी, काफ़ी लोगों से पूछा, लेकिन सब ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया। अकबर ने बताया। उसका मतलब ये है कि वो वहाँ की कोई मशहूर शख्सियत नहीं है। बाबर ने इजहार ख्याल किया। मलेर कोई छोटी जगह तो नहीं है। उस कराची में पड़ोसी पड़ोसी का इस कराची में पड़ोसी पड़ोसी का पता नहीं बता सकता। साबरा ने कहा। बेटा, तुम एक मर्तबा और जाकर पता करो। अम्मी, मुझे पता मालूम हो तो पता भी करूं, इस तरह अब कहाँ कहाँ मारा फिरूं। फिर क्लिफ्टन चले जाओ, उस फ़कीर को ढूंढकर उससे सही पता मालूम करो। साबरा ने मशवरा दिया। हाँ, ये बात ठीक है, बाबर ने तायीद की। अच्छा, अब कल जाऊंगा, अब तो मैं खासा थक गया हूँ। नहीं बेटा, कल नहीं, आज। इस काम में देर ना करो। अभी तुम कुछ देर सो जाओ, फिर शाम को उठकर चले जाना, बाबर ने हिदायत की। अच्छा अब्बू, अकबर ने कहा। लेकिन अकबर को क्लिफ्टन जाने की ज़रूरत न पड़ी। वो थका हुआ था, जल्दी ही गहरी नींद सो गया। उसने खुद को क्लिफ्टन वाले मज़ार की सीढ़ियों पर पाया। वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और इधर उधर बैठते हुए फ़कीरों को गौर से देखता जा रहा था। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ये एक मजबूत और खुरदरा हाथ था। अकबर ने फौरन पलटकर देखा तो उसने अपने मुकाबिल एक मलंग को पाया। हमें ढूंढ रहा है बच्चा? जी बाबा, मैंने सारा मलेर छान मारा, मुझे इमली वाले बाबा का पता नहीं चला। गलियों और मोहल्लों में ढूंढता फिरा तो इमली वाले बाबा को। अरे जंगल में जा, किसी गोठ में पता कर, जा अब जा। ये कहकर उस मलंग ने अकबर को धक्का दे दिया। फौरन अकबर की आंख खुल गई। उसने खुद को अपने कमरे में पाया। ख्वाब इतना साफ और वाज़ेह था कि उसे लगा जैसे वो खुद मज़ार पर गया था। उस मलंग ने ख्वाब में नहीं, हकीकत में उनका पता बताया था। दूसरे दिन सुबह ही उसने मलेर का रुख किया। इस मर्तबा उसने गली मोहल्लों के बजाय जंगल का रुख किया
और उन्हें बागनुमा जंगल में इमली वाले बाबा का सुराग मिल गया। इस घने जंगल के शुरू में एक चाय का होटल था जहां ऊंची आवाज में रिकॉर्डिंग हो रही थी और जो लोग वहां बैठे थे वो सब चरसी मालूम होते थे। एक आदमी भी शरीफ दिखाई न देता था। अकबर ने किसी चरसी से पूछने के बजाय बराह रास्त होटल के मालिक से बात की। उससे इमली वाले बाबा का पता पूछा। उसने कहा, अंदर चले जाएं, जंगल में काफ़ी आगे जाकर एक नहर आएगी, उसके दरमियान एक भारी सा इमली का दरख्त है, उसी दरख्त के नीचे वो बाबा बैठा मिल जाएगा। लेकिन तुम उनका पता क्यों पूछ रहे हो? हमें मिलना है, लेकिन वो तो किसी से नहीं मिलता। अगर कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है तो पत्थर मार कर भगा देता है। होटल वाले ने इंसाफ किया। कोई तो होगा जो बाबा के पास आता जाता होगा। आखिर बाबा खाता पीता कहाँ से होगा? अकबर का दोस्त तारिक बोला। लेकिन जनाब, वहाँ कोई नहीं जाता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। रह गई ये बात कि खाता पीता कहाँ से है, तो उसके बारे में मशहूर है कि वहाँ रात के 12 बजे महफिल सजती है। महफिल सजती है? किस किस्म की महफिल? अकबर ने पूछा। ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए कि रात को वहाँ कोई नहीं जा सकता। एक दो लोगों ने जाने की कोशिश भी की है तो वहाँ से अंधे और गूंगे होकर लौटे हैं। होटल के मालिक ने गहरी सांस लेकर कहा, आप लोग नौजवान हैं, तालिबे इल्म मालूम होते हैं। आप लोग कहाँ बाबाओं के चक्कर में पड़ गए? आप ये बताएं, दिन में जाने में कोई खतरा तो नहीं? अकबर ने पूछा। नहीं, होटल वाले ने जवाब दिया।